सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजिल बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आइए बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित के कामयाबी बैच में। बच्चों यहाँ पर आव्यूह आज आपको पढ़ना है। बिल्कुल एकदम सिंपल सा चैप्टर होता है, सिंपल सा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों हम पहले इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और इसके बाद सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे ऑल ओवर चैप्टर के यहाँ से आज समाप्त करने हैं, जिससे कि आप इस वीडियो को पढ़ के पूरे 7 नंबर हासिल कर सको। देखो बच्चों यहाँ से क्या होता है, आव्यूह वास्तव में क्या होता है भाई बता दो। बिल्कुल एकदम सीधी सी बात है कि आव्यूह को क्या करते हैं, जब कभी कुछ संख्याएं होती हैं हमारे पास, उन संख्याओं को हम एक आयताकार क्यारी के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में अगर सजा दें तो बस वही आपका आव्यूह हो जाता है। इतनी सी बात है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ संख्याएं हमारी हमें दी जाएं और उन संख्याओं को इस प्रकार से एक आयताकार क्यारी में सजा दें। जैसे यहां पर एक ये पंक्ति बना दें और स्तंभ बना दें, बस पंक्ति और स्तंभ के रूप में अगर इस आयताकार क्यारी को इस प्रकार से देखो सजा दें, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 1 2 3 यहां पर है ना, 4 5 6 7 8 9, ये देखो हमारे पास एक आयताकार क्यारी बन गई। यहां पर हमने देखा कि 3 हमने पंक्तियां बना ली। देखो ध्यान दें, जो क्षैतिज बनाते हैं इनको पंक्तियां कहते हैं, जो यहाँ पर स्तंभ बनाते हैं ये देखो ना, ऊर्ध्वाधर जो रो बनाते हैं ये ऊर्ध्वाधर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। या इंग्लिश में इसको कॉलम कहेंगे, इसको C1 लिखेंगे, इसको C2 लिखेंगे, इसको C3 लिखेंगे। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 कहेंगे। इसको हम रो नंबर 1 कहेंगे, रो नंबर 2 कहेंगे और रो नंबर 3 कहेंगे। देखो ध्यान देना है, बस इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं। यहां पर क्या करते हैं, पंक्तियों में और स्तंभों में अगर सभी संख्याओं को सजा देते हैं तो बस आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है आव्यूह, ठीक है। और आव्यूह को प्रायः कैपिटल अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ABCD कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये आपका एक आव्यूह हो गया। बच्चों आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। आव्यूह देखो कि ऐसा भी आव्यूह आपको मिल सकता है। यहां से देखो ध्यान दें, अगर आपका एक आव्यूह कुछ इस प्रकार से हो कि इसमें 1 2 3, यहां से देखो 1 2 3 एक केवल पंक्ति होती हो। ये देखो ध्यान दें, ये क्या है, एक केवल पंक्ति है। अगर केवल एक पंक्ति होती है तो ऐसे आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बच्चों यहां से समझो भाई, है तो ये भी आव्यूह है, ये भी आव्यूह, लेकिन ये आव्यूह कैसा आव्यूह है, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। ऐसे आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, पंक्ति आव्यूह। अच्छा, एक आव्यूह कोई ऐसा भी हो सकता है, देखो इसको हमने B से डिनोट कर लिया, इसको हम 1 2 3 लिख लें। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये वास्तव में स्तंभ आव्यूह है। ये क्या है, स्तंभ आव्यूह है, ठीक है। ये स्तंभ आव्यूह है, ये आपका पंक्ति आव्यूह है, ठीक है। अब आपने समझा कि पंक्ति आव्यूह क्या है, स्तंभ आव्यूह क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर एक तीसरा कोई और आव्यूह यहां पे बता दें कि शून्य आव्यूह होता है। ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक एलिमेंट 0 होते हैं, अवयव जिनको कहते हैं। देखो A B यहां पर जो ये लिखेगा ना, 1 2 3 4, ये क्या है, ये इसके अवयव हैं। यदि सभी अवयव 0 हो जाए तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे यहां पर लिख दे 0 0 0 0, देखो ध्यान दें 0 0 0 0 लिख दिया, तो ये भी आपका एक आव्यूह है। और ये आपका कैसा आव्यूह है, ये आव्यूह आपका शून्य आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। ये आव्यूह आपका शून्य आव्यूह कहलाएगा। देखो बच्चों एक और बात बता दें, छोटी छोटी सी बातें हैं बिल्कुल एकदम। यहां पर एक इस आव्यूह को, ये क्या है, देखो ध्यान दें, यहां पर ये पंक्ति है और ये आपका स्तंभ है। तो स्तंभ गुणे यहां पर पंक्ति गुणे स्तंभ अगर इसको लिखा जाए तो इसकी ये कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि। कोटि क्या कहलाती है, अगर हमने देखा कि यहां पर 3 पंक्तियां हैं और यहां पर 3 ही स्तंभ हैं तो इसकी कोटि को हम 3 गुणे 3 क्रम की कोटि, क्रम कहें या कोटि कहें एक ही बात है। तो इसका जो कोटि है वो कितना है, 3 गुणे 3 है। ऑर्डर इसको कह सकते हैं ना, 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है आपका। यहां बता दो ये कौन से कोटि का आव्यूह है, तो आपको लिखना है 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। यहां पर 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, यहां पर 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। भाई इसको बताओ, इसमें आप देख सकते हो कि एक पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, 3। ध्यान से समझना है, पंक्ति कितनी है, एक, स्तंभ देखो 1 2 3, जो स्तंभ का मतलब खंबा होता है, सीधा याद रखिए।
यहां पर 1 2 3 स्तंभ हैं, पंक्ति केवल एक है, तो एक पंक्ति होती है तो ये पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसका क्रम या इसको कोटि कहें, इसकी कोटि 1 गुणे 3 होती है। ये जो स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह में ध्यान से समझो, यहां पर देखो पंक्तियां 3 कहोगे, 1 2 3, पंक्तियां कितनी है 3, लेकिन स्तंभ कितना है 1 है, इसलिए इसको हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। और इसका जो क्रम होगा वो 3 गुणे 1 होगा, याद रखिए कितना होगा 3 गुणे 1 होगा। 3 आपकी देखो याद करना है ये कि पंक्ति पहले लिखी जाती है, पंक्ति पहले गुणा फिर स्तंभ लिखा जाता है, तो पंक्तियां यहां देखो 3 है, स्तंभ 1 है, इसलिए 3 गुणे 1 क्रम का आपका ये आव्यूह है। ठीक है, यहां इसको क्या कहोगे 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पर एक तीसरा, 3 के बाद चौथे नंबर की बात करें, चौथा आव्यूह आपका हो सकता है जिसको कहेंगे वर्ग आव्यूह। देखो वर्ग आव्यूह का बच्चों ये उदाहरण आपका सीधा लिखा है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें जो पंक्तियां जितनी हों उतने ही स्तंभ हों, पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि बराबर होती है तो ऐसे आव्यूह को बच्चों वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये आपका जो लिखा है ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। और यहां पर आप देख सकते हो इसकी जो कोटि है वो 3 गुणे 3 कोटि है। इसकी कितनी है 3 गुणे 3 कोटि है, इसको क्या कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ग आव्यूह के बाद एक विकर्ण आव्यूह भी होता है। देखो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, यहां पर लिख लेते हैं। देखो हमने यहां पर इसको ए दिया है नाम, तो चलो इसको बी लिख लें, यहां पर इसको सी लिख लें और इसको डी लिख लें। ई यहां पर एक अगला ई, जिसको हमने क्या बताया विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह बच्चों क्या होता है, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, जो मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण, इस पर केवल एलिमेंट होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। जैसे इसको हम ऐसा कह दें कि 1, 0, 0, 1। देखो यहां पर हमने मुख्य विकर्ण पर कुछ ना कुछ लिखा है, अवयव 1 2 है ना, 1, 2 यहां पर मुख्य विकर्ण पर अवयव हैं, बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं। या अगर 3 गुणे 3 कोट का लिखना चाहो तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ऐसे भी देखो लिखा जा सकता है। मुख्य विकर्ण पर केवल अवयव रहना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट शून्य होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ये आपका क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ये आपका कहलाता है। ठीक है, ये हो गया विकर्ण आव्यूह, इतनी बात ठीक है। अब बच्चों इसके बाद अदिश आव्यूह की बात करें। अदिश आव्यूह क्या होता है, देखो अदिश आव्यूह क्या होता है, यहां पर अदिश आव्यूह की बात कर लें। अदिश आव्यूह ये आपका कोई नंबर ABCD E के बाद F डाल देते। ठीक है, अदिश आव्यूह क्या होता है बच्चों, याद रखिए कि अदिश आव्यूह को भी हम मुख्य विकर्ण पर अगर कोई एक समान अवयव आता है, मुख्य विकर्ण पर समान अवयव आता है, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण पर केवल एक समान अवयव आता हो। मान लेते हैं कि यहां पर के आता है, के, इसको क्या कहोगे, अदिश आव्यूह कहोगे। क्या कहोगे इसको, इसको हम अदिश आव्यूह कहेंगे जिसके मुख्य विकर्ण पर समान अवयव आता है, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं बच्चों। ठीक है, अदिश आव्यूह के बाद अब हम इकाई आव्यूह की बात कर लेते हैं। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह क्या है, इकाई आव्यूह बच्चों I से डिनोट किया जाता है। और इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर केवल एक अवयव हो, एक, वो भी एक, याद रखना है 1 1 1 मुख्य विकर्ण पर हो, बाकी सभी एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो ऐसे आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके मुख्य विकर्ण पर आइडेंटिटी हो, मतलब एक एक हो, एक एक एक, बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं, ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात बता दें कि ये सब कुछ बिल्कुल एकदम देखो हमें कहीं ना कहीं इनकी सबकी जरूरत है। ठीक है, परिभाषा हालांकि नहीं पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि स्तंभ आव्यूह क्या है ना, और ये आपका मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या है, तत्समक आव्यूह क्या है ना, अदिश आव्यूह क्या है, सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। अब हम आपसे बात करेंगे कि 2 आव्यूह बराबर कब होते हैं बच्चों। 2 आव्यूह बराबर कब होते हैं, अगर 2 आव्यूह बराबर हों तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। 2 आव्यूह अगर बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। जैसे हम आपसे ये कहना चाहें कि एक आव्यूह कोई A है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, एक कोई आव्यूह B है जो इस प्रकार से है 1x और y
और 4 ये आपका कोई एक दूसरा अवयव है। तो अगर a बराबर b है, यदि a और b बराबर, यदि a बराबर b, तो बताओ हम क्या करेंगे? देखो ध्यान दें, ये कहेंगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है 1x/4 की। ठीक, ये और ये दोनों अवयव, ये अवयव कैसे हैं? बराबर है। तो यदि ये बराबर हैं तो निश्चित रूप से इनके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। देखो है बिल्कुल 1 के बराबर 1 है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां से 2 बराबर क्या होना चाहिए? 2 बराबर x होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और यहां से भी देखो ध्यान दें, यहां से 3 बराबर y होना चाहिए, मतलब यहां से y का मान 3 होना चाहिए। 4 बराबर 4 है। ठीक है, तो यहां से x बराबर 2 और y बराबर यदि 3 होता है तो ये दोनों अवयवों को हम क्या कहेंगे? समान अवयव कहेंगे। ठीक है, समान अवयव होने के लिए उनके संगत अवयव समान होते हैं। ठीक है, इतनी बात। चलो इतनी बात ठीक है। इसके बाद बच्चों अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दो अवयवों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं? दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है भाई, एकदम सिंपल। देखो ध्यान दें, दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं। देखिए दो अवयवों को हम जोड़ते कैसे हैं? तो दो अवयवों को इस प्रकार से देखो जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक अवयव कोई a है और a अवयव में इस प्रकार लिख दें 1 2 3 4, ये हमने एक अवयव a लिख लिया। एक अवयव कोई b है जिसको हम यहां लिख लेते हैं 5 6 7 8। और यदि यहां पर हमें इन दोनों को जोड़ना हो, इन दोनों को क्या करना है? अगर इन दोनों को जोड़ना है तो यहां पर इस प्रकार से देखो ध्यान दें 1 2 3 4, और इसमें हमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 5 6 7 8। ये दूसरा अवयव आपको एक दूसरे से जोड़ना है। ठीक है, एक अवयव a है, एक अवयव b है, इन दोनों को यदि जोड़ना है तो इनके संगत अवयवों को जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ते हैं? एक में हम 5 जोड़ देते हैं, 2 में हम 6 जोड़ देते हैं, 3 में 7 जोड़ देते हैं, और बिल्कुल ठीक 4 में हम 8 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों a प्लस b की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो बस यहां से देखिए इसको 6 लिखेंगे, यहां इसको 8 लिखेंगे, इसको हम 10 लिखेंगे और इसको हम 12 लिख के ये हमारा देखो a प्लस b मिल जाएगा। दोनों अवयवों का योगफल मिल जाएगा। बाय द वे बच्चों, इन दोनों अवयवों को आपस में घटाना हो तो घटाने के लिए क्या करते हैं? घटाने के लिए सीधा इसमें से इसको जब घटाते हैं तो संगत अवयव घटा दिए जाते हैं, सीधी बात होती है। इस प्रकार से देखो अगर हम a माइनस बी निकालें तो यहां से देखिए a की वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसमें से हमें घटाना है कितना? घटाना है 5 6 7 8। ठीक है, घटाना है 5 6 7 8। और जब घटाओगे तो यहां से देखो एक में से हमें क्या घटाना है? 5 घटाना पड़ेगा। देखो ध्यान दें, a माइनस बी बराबर क्या मिलेगा? a माइनस बी। एक में से हमें 5 घटाना पड़ेगा, 1 माइनस 5 लिखना है। 2 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा, देखो 2 में से 6 घटा दो। 3 में यहां 7 घटाना है, 3 माइनस 7 लिख दें। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 4 में से हमें 8 घटाना पड़ेगा, 4 माइनस 8। ठीक है, तो बस ये हमें देखो a माइनस बी मिलेगा, माइनस का 4, यहां भी माइनस का 4, यहां भी माइनस का 4, यहां भी माइनस का 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दो अवयवों का योगफल और अंतर उनका करना है। ठीक है, कभी एक बात और समझो, कभी भी दो अवयवों को हम अगर जोड़ दें तो a प्लस बी अगर करें तो a प्लस बी और b प्लस ए, बच्चों बिल्कुल एक ही बात होती है। a में b जोड़ दें या b में a जोड़ दें, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, एक ही बात मानी जाएगी। या एक बात और समझें, एक ऐसा भी हो सकता है कि a और b का योगफल और प्लस c अगर कर दिया जाए, a और b का योगफल उसके साथ c जोड़ दिया जाए तो वही रिजल्ट मिलता है जो कि b और c के जोड़ने के बाद a को जोड़ते हैं, वही रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल एकदम, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं। यदि a प्लस बी और b प्लस ए किया जाए बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा। a प्लस बी करके फिर c जोड़ दिया जाए अथवा b प्लस सी करके फिर a जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलता है, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। इसके बाद देखो अब बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चों, वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात, उसमें क्या करना है आपको? दो अवयवों का गुणनफल कैसे करना है। ये बहुत समझने वाली बात है कि दो अवयवों का आपस में गुणा कैसे करते हैं। देखो बच्चों नोट करते रहे, है ना, नोट करते रहे आराम से, पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। आसान से, बिल्कुल एकदम आसान से सारे क्वेश्चन होने वाले, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है,
कर दें रब इसको। चलो तो मान लेते हैं यहां पर एक अवयव कोई ए है, इस प्रकार से इसके अवयव यहां लिख दें 1 2 3 4, इसको यहां इस प्रकार लिख लें। और एक कोई बी अवयव यहां लिख दें जिसके अवयव यहां लिख दें 2 3 4 5 लिख लें। अब इन दोनों का हमें आपस में गुणा करना है। तो कैसे गुणा करते हैं, देखो a इंटू बी कैसे करते हैं। तो a जो हमें दिया गया है वो है 1 2 3 4, और यहां से हमें b में गुणा करना है 2 3 4 5 में करना है। देखो एकदम आसान तरीका है, क्या करना है, a में b का गुणा। बच्चों एक बात और समझो कि कभी कभी ऐसा होगा कि गुणनफल होगा ही नहीं, गुणा करा नहीं जा सकता है। दो अवयवों का गुणा कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपको याद जानना है कैसे कर सकते हैं। देखो समझो, अगर यहां पर a का b में गुणा करना है तो a के जो स्तंभ हैं उनकी संख्या गिनो आप। यहां पर a के स्तंभों की संख्या और इसमें b में जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या के बराबर यदि होती है तो गुणनफल संभव है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं है। फिर से समझो, a में जो a अवयव है ना, इसमें अवयव, इसमें जो है ना कॉलम गिनो, कॉलम मानी स्तंभ गिनो, इसके स्तंभ गिनो और इसकी पंक्तियां गिन लो। अगर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर आती है तो समझो गुणनफल संभव है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं होगा। तो यहां तो बच्चों ठीक है, यहां पर दो पंक्ति ये स्तंभ है और यहां पर दो पंक्तियां हैं इसकी, तो ये तो गुणनफल संभव है। तो हम यहां पर देखो गुणा करके बताएं कैसे गुणा करोगे। हमें देखो क्या करना है, इस पंक्ति को उठाना है, इस स्तंभ में गुणा करना है। यहां देखिए एक का गुणा पहले 2 में करोगे, एक का गुणा 2 में तो 1 गुणा 2 लिखना है। फिर यहां से इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर दो, प्लस का निशान लगा दो, 2 गुणे 4 लिख दो। ठीक, इतनी बात ठीक है। फिर से समझो, इस पूरी पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करना है, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में देखो गुणा करना है। आगे बढ़ जाओ तो यहां से देखो 1 गुणे 3 लिख दें, 1 गुणे 3 और प्लस यहां से 2 गुणे 5 लिख दें, 2 गुणे 5। इतनी बात ठीक है। पहली पंक्ति का गुणा हमने दोनों स्तंभों में कर लिया। अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा भी बिल्कुल वही काम करेंगे, दूसरी वाली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करें फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करें। तो यहां से देखो 3 का गुणा पहले 2 में करना है, 3 गुणे 2 प्लस यहां से 4 गुणा 4 लिख दें, 4 गुणे 4। इतनी बात ठीक है। अब देखो यहां से आ जाओ, इसी पंक्ति का यहां दूसरे स्तंभ में गुणा करोगे तो यहां से देखो 3 गुणे 3 लिखोगे, 3 गुणे 3 और प्लस यहां से 4 गुणे 5 आपको मिलेगा। इतना देखो ठीक है, ये दोनों का गुणनफल a इंटू बी हमें प्राप्त हो रहा है। देखो ध्यान दें, 1 का 2 में गुणा 2 और यहां से 4 दूनी 8, 8 2 10, यहां सीधा जोड़ के लिख दें 10। ठीक है, 3 एकम 3, यहां 5 दूनी 10 और 10 और 3 13, इसको हम यहां 13 लिख लें। यहां देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 6 14, यहां 14 लिख दें। और यहां देखिए 3 3 का 9 प्लस 5 चौको 20, तो इसको हम क्या करेंगे 29 लिखेंगे, 20 9 29। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि a इंटू बी ये हमें देखो प्राप्त हो गया, a इंटू बी की वैल्यू। ठीक, तो अगर बाई द वे कभी b गुणे a की बात करी जाए तो b हम पहले लिखेंगे, a बाद में लिखेंगे और फिर वही गुणा हमें बिल्कुल सिमिलर तरीका से करना है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि दो a और b दो अवयवों का आपस में गुणा। याद करिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये वर्ग अवयव हो ये वर्ग अवयव हो तभी गुणनफल संभव है, ऐसा नहीं है। केवल गुणनफल संभव के लिए आपको देखना है कि अवयव a में स्तंभों की संख्या अवयव b में पंक्तियों की संख्या के बराबर है अथवा नहीं। यदि बराबर बराबर है, इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणनफल बच्चों संभव है और उसको गुणनफल करने का तरीका आपका ये है। ठीक है, तो दो अवयवों का गुणा हम बड़े आराम से कर सकते हैं। इतनी बातें देखो हैं, दो अवयवों का योगफल कैसे करते हैं, दो अवयवों का अंतर कैसे करते हैं, दो अवयवों का आपस में गुणा कैसे करते हैं। अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एकदम बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीका से। देखो ध्यान दें, कुछ बातें और देखो समझो। परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ध्यान दें, किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव क्या होता है। देखो ध्यान दें, अगर कोई अवयव a है और ये a अवयव जो है वो है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये देखो कोई अवयव a आपका मान लो दिया गया है। ठीक है, और इसका अगर हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है, तो इसको हम देखो a डैश से लिखते हैं अथवा at भी लिख सकते हैं, t फॉर ट्रांसपोज। तो यहाँ at लिख दें अथवा a डैश लिख दें, तो a डैश से भी हमारा काम चल जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या करते हैं, कैसे देखो बनाते हैं ट्रांसपोज, किसी भी अवयव का ट्रांसपोज कैसे बनाते हैं। अगर किसी अवयव a को
ए डैश में कन्वर्ट करना है, मतलब उसका ट्रांसपोज करना है, तो हमें इस पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है। मतलब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसे समझो, है ना, क्या कर दिया जाए, एक्सचेंज कर लिया जाए, अदला बदली कर दी जाए, तो इस प्रकार से जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा उसको हम आव्यूह ए का ट्रांसपोज कहेंगे। तो इस प्रकार से देखो, ये पहली पंक्ति है ना, पहला स्तंभ बना दो, 1 2 3 इस प्रकार लिख दें। ये दूसरी जो पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना दें, 5 6 7 लिख लें। और ये तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लें। और यहां से देखो, इसको हमने क्या किया था, एक बार फिर से समझो, इसको हमने यहां लिख लिया, इसको 4 5 6 है ना, 4 5 6 लिखना है, 4 5 6 लिख लें। और ये तीसरी जो पंक्ति है तीसरा स्तंभ बना दें, 7 8 9। तो इस प्रकार से देखो, ये आपका आव्यूह जो बना है वो क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह हो गया। क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह हो गया। अब परिवर्त आव्यूह के बाद एक और आगे की बात आती है, सममिति आव्यूह। क्या आती है, सममिति आव्यूह। तो सममिति आव्यूह बच्चों क्या है, सममिति आव्यूह क्या है, क्या करते हैं सममिति आव्यूह के लिए, देखो आव्यूह ए का हम जब ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज करने पर अगर बिल्कुल सिमिलर वही ए आव्यूह आ जाए, मतलब यदि ऐसा हो जाए कि यदि ए डैश बराबर ए मिल जाए, ए डैश बराबर ए मिल जाए, तो आव्यूह ए को हम क्या कहेंगे, सममिति आव्यूह कहेंगे। ध्यान से समझना है, यदि ए डैश बराबर ए मिलता है तो निश्चित रूप से ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, सममिति आव्यूह कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि ऐसा हो जाए, देखो ध्यान दें, ऐसा हो जाए, विषम सममिति किसको कहते हैं, विषम सममिति आव्यूह। विषम सममिति आव्यूह किसको कहते हैं, यदि ऐसा हो जाए कि ए डैश बराबर -a प्राप्त हो जाए, तो ऐसे आव्यूह को बच्चों क्या कहेंगे, विषम सममिति आव्यूह कहेंगे। अगर ए डैश बराबर a मिल जाए तो सममिति आव्यूह होता है, और अगर ए डैश बराबर -a मिल जाए तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, विषम सममिति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका ट्रांसपोज करने पर, इसका हम जैसे ए का हमने ट्रांसपोज किया, ये हो गया, तो ये और ये देखते हैं बिल्कुल एकदम अलग अलग है, लेकिन ट्रांसपोज करने पर अगर बिल्कुल वही ए मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे आव्यूह को हम सममिति आव्यूह कहेंगे। और यदि उसका ट्रांसपोज करने पर एक के अवयव तो वही रहे, सब कुछ वही रहे, क्रम भी वही रहे, केवल माइनस अगर आ जाए तो माइनस में आने से ये आव्यूह आपका विषम सममिति आव्यूह होता है। इस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, सममिति आव्यूह क्या है, विषम सममिति आव्यूह क्या है। मेरे ख्याल से इतनी ही सारी बातें इसमें यहां से पूछी जाएंगी। हाँ, एक बात और है कि आव्यूह का हम इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। आव्यूह का इनवर्स यहां पर पंक्ति रूपांतरण विधि और स्तंभ रूपांतरण विधियों से हम आव्यूह का इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, एक हम प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न से ही सारी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगी। अभी यहां बताना कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, तो बस इतना आप नोट कर लें, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलो आते हैं। तो ये बच्चों देखो, पहला प्रश्न है, बिल्कुल एकदम आसान है। यहां पर हमें दिया गया है, दो आव्यूह दिए गए हैं, इन दोनों आव्यूहों को आपस में जोड़ना है, a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, घटाना है तो हमें a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो कितनी आसान सी बात है, a और b दोनों आव्यूहों को आपस में जोड़ेंगे तो इस प्रकार से देखो, 2 यहाँ 4, यहाँ है 3 2, और इसमें हमें जोड़ देना है 1 3, यहाँ -2 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। यहां देखो 2 और 1 3, यहाँ 3 सीधा डायरेक्ट लिखें, 4 3 7 लिख दें, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें यहां से देखो 1 मिल जाएगा, और यहाँ 2 और 5 7। ठीक है, तो ये a प्लस बी हो गया। अगर हमें a माइनस बी की जरूरत है तो यहां से देखो 2 में से हमें घटाना है कितना, देखो ध्यान दें, पहले हम दोनों लिख लेते हैं, 2 4, यहाँ 3 2, और इसमें से हमें घटाना है b, मतलब 1 3, यहाँ -2 5 लिखेंगे। और जब घटाएंगे तो देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है, 2 में से हमें घटाना है 1, मतलब 1 मिलेगा। यहाँ 4 में से घटाना है 3 तो 1 मिलेगा। इसी प्रकार देखो यहां से ये 3 है, अगर -2 घटाओगे तो +2 हो जाएगा, 3 2 5 यहाँ मिल जाएगा, और यहां से 2 में से हमें 5 घटाने पे -3 मिलेगा। ये हो गया a माइनस बी, है ना, सिंपल एकदम। तो यहां से दो अवयवों को जोड़ेंगे तो संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, और जब घटाते हैं तो संगत अवयवों को ही हम घटा देते हैं। ठीक है, इसको नोट करें। आइए यहां दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिखा है a डैश, मतलब a डैश का मतलब a का परिवर्त अवयव लिखा हुआ है,
और बी अवयव लिखा है, इसमें आपसे पूछा है a प्लस 2b का परिवर्त हमें बताइए, a प्लस 2b का परिवर्त अवयव हमें ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, a डैश जो हमें दिया गया है a डैश, अगर a डैश का हम फिर से ट्रांसपोज कर दें, परिवर्त का दोबारा से फिर परिवर्त जब किया जाता है तो हमें a मिल जाता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमें सूत्र समझो है ना, ये क्या है, ये सूत्र है, ऐसे समझो कि किसी भी परिवर्त अवयव का दोबारा से जब परिवर्त करते हैं तब वही अवयव a हमें मिल जाता है। तो यहां से देखो a बराबर, यहां देखिए इस a को अगर हमें इसमें a डैश का डैश निकालना है, a डैश का अगर डैश निकालना है तो हमें a मिल जाएगा। तो यहां से देखिए ये हमें a डैश की वैल्यू -2 और ये 3, 1 यहाँ 2 और इसका हम ट्रांसपोज कर दें, और अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो हमने बताया ट्रांसपोज करने का क्या मतलब बताया, इस पंक्ति को इस स्तंभ पर लिख दें और दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ पर लिख दें, तो इस तरीके से देखो a मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें a मिल गया, यहां b मिल गया, अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। देखो जोड़ने में क्या करना है, b में हमें 2 का गुणा करना है, तो इसके एलिमेंट में हमें 2 का पहले गुणा करना है, तो यहां से हमें 2b पहले ज्ञात करना है, 2b। तो 2 इंटू b और b बराबर यहां है -1012। तो इस प्रकार से अगर 2 का गुणा करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में इस 2 का गुणा हो जाएगा। यहां देखिए -2, यहां 0 और यहां पर 2 और 2 का 2 में गुणा 4, सिंपल सी बात है। 2b बराबर देखो इतना मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a प्लस 2b, यहां पे हमें दोनों को जोड़ना है, a और 2b को जोड़ना है। a बराबर देखो हमने निकाल रखा है, ये a है, -2 1 और ये 3 2, ये तो a हो गया है ना, ये a हो गया। a बराबर कितना हो गया, -2 1 3 2, ये a हो गया। और इस a में हमें क्या करना है, प्लस का निशान लगा के 2b को जोड़ना है, और 2b का मान देखो हमने ये निकाला है, कितना निकाला है, -2 0 और यहां से 2 4। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। कैसे जोड़ते हैं, हमने बताया संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो यहां -2 में -2 जोड़ेंगे, -4 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और यहां से 2 में 4 जोड़ोगे तो हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, हमें a प्लस 2b की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, बल्कि a प्लस 2b का हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब हमें जो a प्लस 2b की वैल्यू है -4 1 5 6, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। और ट्रांसपोज का मतलब पता ही है ना, इस वाली पंक्ति को हमें स्तंभ में बदलना है -4 1, इस वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलना है 5 6। ठीक है, एक्सचेंज करना है हमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में एक्सचेंज करना है। तो ये हमने देखो a प्लस 2b का ट्रांसपोज कर लिया, जिसका मान आया -4 5 1 6। ठीक है, क्लियर बात। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट करें। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, यहां पर एक अवयव a और एक अवयव b दिया गया है, तो हमसे कहा है सिद्ध करके बताओ कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये वास्तव में प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, कि b इंटू a का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। यहां पर देखो इन दोनों की मदद से हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाना है। तो यहां देखो सबसे पहले हम a का b में मल्टीप्लाई करेंगे। a का b में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 7 2 5, और इसका हमें b में मल्टीप्लाई करना है 6 8 7 9। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं, पहले तो गुणनफल संभव है ये आपको चेक करना है। यहां देखिए 2 कॉलम है, यहां देखिए 2 रो है, तो कॉलम की संख्या पहले वाले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे वाले अवयव की रो की संख्या के बराबर होने चाहिए, वो है, तो इसका मतलब गुणा हम कर सकते हैं। तो 3 का गुणा पहले करेंगे 6 में, 3 6 18 लिख दें, और यहां पर 7 का 7 में गुणा 7 7 49, मतलब इस पहली रो का पहले कॉलम में गुणा कर दें। फिर इस पहली रो का दूसरे कॉलम में इधर गुणा करके लिख दें, 3 का 8 में 3 8 24 लिख दें, और प्लस यहां से 7 का 9 में 7 9 63। ठीक है, 7 9 63, इतनी बात ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब दूसरी वाली रो का बिल्कुल ठीक वैसे ही गुणा करना है। देखो 2 का गुणा पहले 6 में, 2 का 6 में गुणा 12, और 7 का 5 में गुणा 7 5 35। ठीक है,
इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। अब इसी वाली कॉलम का यहां गुणा कर दें, यहां इस वाली रो का इस कॉलम में गुणा करेंगे तो 2 का 8 में 2 8 16 और प्लस 5 निम 45, ठीक है, 5 निम 45। तो बस ये देखो इनका दोनों का गुणनफल हो गया। 8 9 17 हासिल में 1 और 5 और 1 6 67, तो यहां मिल गया। यहां देखिए आपको करना है 4 3 7 और ये 87 हो जाएगा। इधर देखिए यहां पर 5 2 7 और ये 47 हो जाएगा। यहां पर 6 5 11 और 5 और 1 6 ये 61 हो जाएगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, यहां पर इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज मतलब ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो क्या करना है, देखिए ये आपके पास है 67, ये है 67 और ये 87, यहां से ये 47 और 61, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब जैसा हमने बताया कि आपको एक्सचेंज रो को कॉलमों में और कॉलमों को रो में एक्सचेंज करना है। तो इसको हम बदल लेंगे कॉलम में। देखो यहां पर 67 और 87 ये आपका कॉलम बन जाएगा और ये वाली रो यहां कॉलम में बदल दें 47 और ये आपका 61, ठीक है। यहां पर ये इसका देखो ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए ए का ट्रांसपोज निकालना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है, बी के ट्रांसपोज में ए के ट्रांसपोज का गुणा करना है। तो यहां सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी है क्या, देखो बी हमारे पास ये है 6 8 और 7 9, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखो ट्रांसपोज करने का मतलब अभी बताया कि इस वाली रो को हमें कॉलम में बदलना है 6 8, दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम में बदलना है 7 9, ये बी डैश हो गया, ठीक है। बी का ट्रांसपोज हो गया। अब हमें ए का ट्रांसपोज करना है। ए वाले अब देखो ए ये लिखा हुआ है 3 7 और 2 5, यहां पर हमें ये आपका ए डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बस इसका हमें ट्रांसपोज करना है। देखो इस वाली को हम यहां बदल दें 3 7 लिख दें और इस वाले को यहां कॉलम में दूसरे में बदल दें 2 यहां 2 5 लिख लें, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, देखो बी डैश यहां लिख लेते हैं। हमें निकालना है बी डैश इंटू ए डैश निकालना है। बी डैश का मतलब देखो ये लिखा हुआ है 6, यहां पर 6 7 और 8 9, ठीक है ये, और इसमें हमें गुणा करना है ए डैश। ए डैश का मतलब ये है कितना है, देखो 3 2 और ये 7 5, ठीक है 7 5। तो अब इन दोनों का गुणा कर लें। 6 का 3 में गुणा 6 3 18 यहां लिख लें और 7 7 49, ठीक है। इसका गुणा इसमें, इसका उसमें। फिर इसके बाद इसी रो का यहां देखो करोगे 6 दूनी 12 यहां लिखोगे और 7 पंचे 35 लिख लें। और इसके बाद देखो अब दूसरी वाली रो की नंबर आ गई भैया 8 3 24, यहां लिख दें 24 और प्लस 9 7 63 लिखेंगे और यहां पर 8 दूनी 16 लिखेंगे प्लस 9 पंचे 45 लिखेंगे। इतनी बात देखो एकदम क्लियर बात है। बस इनको दोनों को जोड़ो पहले। 8 और 9 17 हासिल में 1 और 5 और 1 6, ये 67 हो गया। इसको जोड़ दें 5 और 2 7 और ये 47 हो गया, ठीक है ये 47 हो गया। यहां देखिए 4 3 7 और ये 87 हो गया। यहां से इसको जोड़ोगे 6 5 11 और 5 और 1 6, ये आपका 61 हो गया। अब आप देखो कि ये और ये देखो दोनों पक्ष बराबर बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब सीधा है आपको लिखना है अतः ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये देखो प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2017 2019 में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, करंट में और बाकी पीछे से तो आ रहा है बराबर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो नोट कर लो इसको, आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, यदि a बराबर यहां दिया गया है आई का मतलब जानते हैं तत्समकाव्यू मानी आइडेंटिटी ऑफ व्यू आपका ये दिया गया है और इसमें ऐसा दिया गया है कि a स्क्वायर प्लस आई बराबर k इंटू ए। तो हमें k की वैल्यू यहां पर ज्ञात करनी है। देखो यहां से एक बात समझ लेते हैं, पहले a स्क्वायर की वैल्यू हम यहां ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। a स्क्वायर का मतलब a में a का गुणा कर दें, a स्क्वायर निकल आएगा। तो यहां सिंपल सी बात है, देखो यहां से -3 2 1 -1 और इसी में इसी का गुणा करना है, -3 2 1 -1 का गुणा करना है। बस यहां गुणा करने का तरीका जो अभी हमने बताया वही करना है। -3 से -3 का गुणा +9 करना है, ठीक है, और यहां पर +2, इतनी बात ठीक। फिर इसी वाली पंक्ति का यहां गुणा कर दें तो माइनस का देखो 6 लिखना है
और माइनस का ही यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक, इतनी बात ठीक है। अब चलो ये रो बदल दें, यहाँ पर देखो माइनस का 3 और यहाँ से माइनस का 1। ठीक है, अब इसी रो का यहाँ पर आपको गुणा करना है 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 1। इतनी बात ठीक। चलो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 11 है और यहाँ से -8, यहाँ से -4 लिखोगे और यहाँ से 3, ये देखो ए स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए ए स्क्वायर को हमें ये लिखना है, देखो ए स्क्वायर प्लस आई बराबर हमें दिया है के इंटू ए। अब ए स्क्वायर को यहां लिखोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 11 है, माइनस में 8 और ये माइनस का 4 और 3, ये हो गया ए स्क्वायर। और प्लस आई को लिखेंगे 1001 लिखेंगे और प्लस यहां से देखिए के इंटू में ए, और ए बराबर आपको ये लिखना है, ए की वैल्यू है माइनस में 3 और यहां पर 2 और यहां पर लिखना है 1 माइनस 1। ठीक है, और बस पहले इन दोनों को आपस में देखो जोड़ोगे, 11 में 1 जोड़ें तो यहां से हमें देखो 12 मिल जाएगा। यहां -8 में 0 जोड़ोगे तो माइनस का 8 रहेगा, माइनस का 4 यहां से मिलेगा और यहां 3 और 1 4, यहां 4 लिखोगे। और बराबर में जब के का देखो गुणा करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट में हमें के का गुणा करना है। किसी भी अदिश या किसी भी राशि का हमें अगर अंदर गुणा करना है किसी आव्यूह में तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर दिया जाता है। तो माइनस में 3 के लिखना है, यहां पर 2 के और यहां पर 1 के और यहां से माइनस के हमें मिल जाएगा। ठीक है, और आगे देखो ध्यान दें, अब ये आव्यूह और ये आव्यूह, दोनों आव्यूह कैसे हो गए, बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों आव्यूह आपस में कैसे हैं, बराबर। यदि दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इसका मतलब प्रत्येक संगत अवयव आपस में कैसा लिखना है, बराबर। यहां लिखने संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, जब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो यहां किसी भी अवयव की तुलना करो सब कुछ एक ही निकलेगा। देखो माइनस का 3 के बराबर में 12, -3 के बराबर में 12 लिखो तो यहां से के की वैल्यू हमें -4 मिलेगी। ठीक है, -3 से भाग करोगे -4, चाहे आप भले देखो यहां देखो इसका अगर इससे तुलना करोगे तो के बराबर -4 होगा, इसकी इससे तुलना करोगे तो भी के बराबर -4 होगा। अगर यहां 2 के बराबर -8 लिखोगे तो भी के की वैल्यू -4 ही आएगी। तो कुल मिला के हम संगत अवयवों की तुलना जब करेंगे तो के की वैल्यू हमें -4 ही मिलेगी। ठीक है, ये आपका देखो आंसर है, बहुत बार पूछा गया, बढ़िया प्रश्न है, तो इसको भी नोट कर लें। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए और बी सममितीय आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममितीय आव्यूह होगा। तो आपको पता है कि अगर यहां देखो आपको ये पता है यदि ए सममितीय आव्यूह है, सममितीय आव्यूह है, अगर ए सममितीय आव्यूह है तो इसका मतलब है कि जो ए डैश है वो ए के बराबर होगा, तथा बी सममितीय आव्यूह है तो बी डैश बराबर बी के होगा। तो एक लाइन में इकट्ठा लिख लेते हैं, यदि ए व बी सममितीय आव्यूह है तब ए डैश बराबर ए होगा तथा बी डैश बराबर क्या होगा, बी डैश बराबर बी होगा। इतनी बात ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, हमें क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए को हमें विषम सममितीय आव्यूह सिद्ध करके दिखाना है। तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होगा वो कैसे लिखोगे, देखो कभी ए प्लस बी का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ये क्या है, परवर्त आव्यूह की जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, या इसको ऐसे कहें कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है उसका मान होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। बिल्कुल इस वाली प्रॉपर्टी को यहां अगर अप्लाई करोगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो। इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो और आगे की बात समझो कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, ए बी का ट्रांसपोज, इसको भी अभी सिद्ध करवाया गया था एक प्रश्न में कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का, ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक यहां पर सवाल मिला होगा, इसमें ए बी का ट्रांसपोज बराबर हमने बताया था बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये सिद्ध करके दिखाया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी को यहां देखो अप्लाई जब करोगे,
ए बी का ट्रांसपोज बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, फिर ये माइनस, अब बी ए का ट्रांसपोज, बी इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो यहां से हमें प्रश्न में दिया गया है कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है, प्रश्न में ऐसा दिया गया है। तो इसके अनुसार देखो बी का ट्रांसपोज है वो इसको हम बी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज है इसको हम ए लिख सकते हैं, फिर माइनस ए का ट्रांसपोज है इसको हम ए लिख सकते हैं और बी का जो ट्रांसपोज है उसको हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों जगह से अगर हम माइनस कॉमन लेना चाहें तो प्लस का ए बी हो जाएगा और माइनस का ये आपका बी ए हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो काई के बराबर है, ए बी माइनस बी ए के बराबर है, बल्कि नेगेटिव साइन के साथ है ना। यदि ऐसा होता है, यदि ए डैश बराबर होता है माइनस ए, तो ए को क्या कहते हैं, विषम सममिति आव्यूह कहते हैं, विषम सममिति आव्यूह। तो यहां देखिए ये माइनस में आ गया ना, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर काहे के आया, ए बी माइनस बी ए के बराबर ऋणात्मक साइन के साथ आया है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, विषम सममिति आव्यूह कहेंगे, विषम सममिति आव्यूह है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। यही हमसे सिद्ध करवाया गया था कि ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह है, विषम सममिति आव्यूह है, क्योंकि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर आया है माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आया है, इसलिए ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह है, विषम सममिति आव्यूह है। यही हमसे सिद्ध करवाया है। ठीक है, इसको भी नोट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आगे बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है बच्चों, ये आपका प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना होता है। जब ए इनवर्स की बात होती है तो ए इनवर्स को दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। एक विधि आपकी ये है प्रारंभिक संक्रियाओं की विधि के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना, और एक इसके आगे विधि और आएगी, वो हम जब इसके बाद वाली चैप्टर को पढ़ेंगे, मानी आव्यूह सारणिक पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे। तो ये आपका जो बच्चों प्रश्न है ना 8 नंबर का पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वास्तव में यही खुद में अपने आप में प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस तरीके का दूसरा भी प्रश्न आ सकता है, यदि आप इसको अच्छे से समझ सकते हो तो मेरे ख्याल से दूसरा प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यहां देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो पहले तो हमें एक ये सूत्र लिखना है, ए बराबर आई ए। देखो सिंपल सा काम है, आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसमें अगर हम किसी भी आव्यूह से गुणा कर दें तो मान फर्क नहीं पड़ता, तो ए बराबर आई ए लिख सकते हैं बिल्कुल। और ए का मान यहां से देखो प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिखेंगे 1, और यहां से 3, और ये 2, ये दूसरी वाली जो रो है उस पर लिखा है 1 4 3, और तीसरी रो पर लिखा है 1 3 4 लिखा हुआ है। ठीक, और यहां से बराबर, इसके बाद देखो यहां से आइडेंटिटी को आप जानते हो 1 0 0 लिख सकते हैं, 0 1 0 लिख सकते हैं, 0 0 1। ठीक है, इस प्रकार से। और ये ए आपका ज्यों का त्यों, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से समझना है, ए जो प्रश्न में दिया गया है वही लिख लिया। आई मतलब इसका जो तत्समक आव्यूह है वो 3 × 3 क्रम का लिखना है, क्योंकि इसका जो आव्यूह का जो कोटि है वो 3 × 3 कोटि का है, तो इसलिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 × 3 कोटि का लिखना है। ठीक है, और इनटू में ए ये वाला ज्यों का त्यों लिखना है। अब हमें करना क्या है, मोस्टली हमें इसको ए इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ए को इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसको इस प्रकार से बनाना है कि यहां पर ये आइडेंटिटी हो जाए। इसको हमें इस प्रकार से यहां पर हम पंक्तियों के या स्तंभों के रूपांतरण से ऐसा कुछ कर दें कि ये आपका आई बन जाए, ये आइडेंटिटी हो जाए। ऐसा हम यहां पर परिवर्तन कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से परिवर्तन कैसे करोगे उसको ध्यान से रखना है। अगर हम एक प्रश्न में कभी ऐसा मत करना कि पंक्ति रूपांतरण कहीं तक ले जाओ फिर उसके बाद स्तंभ रूपांतरण करने लगो, तो आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। पूरे प्रश्न को ऊपर से नीचे तक या तो आप पंक्ति रूपांतरण से इसको हल कर सकते हैं अथवा स्तंभ रूपांतरण से हल कर सकते हैं। केवल एक ही ऑपरेशन करना है, या तो आपका ये पंक्ति वाला ऑपरेशन करना है अथवा स्तंभ वाला करना है, एक ही करना है। ठीक है, एक ही संक्रिया को अपनाना है। तो बच्चों यहां पर अगर मान लेते हैं हम पंक्ति संक्रिया को अपना लेते हैं, तो पंक्ति संक्रिया से क्या करना है, देखो ध्यान दें, हमने बताया इसको आई बनाना है। क्या करना है, इसको आई बनाना है। आई बनाने के लिए यहां पर देखो पहला अवयव क्या होता है, एक होता है, एक इसमें है,
इस अवयव को कुछ भी नहीं करना है, मतलब इस वाली रो को फिलहाल अभी न छेड़ें। अब देखो ये दूसरी वाली रो में यहां पर 0 हमें चाहिए, यहां पर 0 चाहिए, तीसरी वाली रो में यहां भी 0 चाहिए, तो इन दोनों अवयवों को हम 0 0 लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे ये समझो। हम एक काम करते हैं कि R2 को यहां पर एक्सचेंज करेंगे, R2 को रिप्लेस कर दें काय से, देखो ध्यान दें R2 माइनस R1 लिख दें। मतलब इस R2 में से इस R1 को अगर घटा दिया जाए तो इस एक में से जब एक को घटाओगे तो यहां 0 हो जाएगा, पक्की बात है। हम और किसी अवयव को ना देखें, बल्कि जिस अवयव को हम शून्य करना चाह रहे उस अवयव की बात समझें। इसको हम 0 करना चाह रहे तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, R2 में से R1 घटाएंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर हम इसके बाद में इसको भी देखो 0 करना चाह रहे हैं, तो यहां इसको भी एक ही साथ ले लें, R3 में से हम घटा दें R3, देखो ध्यान दें R3 पर हमें लिखना है, रिप्लेस करना है R3 से, तो R3 पर रखना है और R3 में से R1 को घटाना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहां से देखो इस प्रकार लिख लें भाई, R1 पर हमने कुछ नहीं किया है, 133 ज्यों का त्यों रखना है, 133, R1 को हमने कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों। R2 पर हमें देखो बदल के लिखना है, क्या करना है, R2 में से R1 घटा के लिखना है, ये R2 है, इसमें से R1 को घटाना है। अब देखो एक में से एक घटाएंगे 0 मिल जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे देखो 0 मिल जाएगा, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो R3 पर लिखना है, क्या लिखना है, R3 में से R1 घटाना है, ये है R3 और ये है R1, इसमें एक में से एक घटाना है, देखो 0 लिख लें। 3 में से 3 घटाना है, ये भी 0 हो जाएगा। इस 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 मिल जाएगा, देखो इतनी बात तो ठीक है। जो हमने यहां किया है बिल्कुल ठीक, यही आगे राइट हैंड पर भी वही बिल्कुल काम करना है। देखो हमने R1 पर कुछ भी नहीं किया था, 1 0 0 ज्यों का त्यों रखा है। R2 को हमें बदलना है, R2 में से R1 घटा के, देखो ये है R2 ये है R1, इसको हमें बदलना है इसमें से घटा के, तो ये देखो 1 में से जब 0 में से जब 0 घटाओगे तो 0 ही मिलेगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 मिल जाएगा, 0 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों, ठीक है। इसके बाद देखो R3 में से R1 घटाना है, ये R3 है, इसमें से R1 घटाना है, ये वाला घटाना है, तो ये 0 है, 0 में से 1 घटाओगे माइनस का 1 मिलेगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 मिलेगा, 1 में से 0 घटाओगे तो यहां से 1 मिलेगा, और ए आपको ज्यों का त्यों रखना है। इतनी बात ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो और आगे आओ। अब हमें मोस्टली करना क्या है, हमने बताया इसको आई बनाना है, तो आई के लिए हमें देखो 1 चाहिए, 0 चाहिए, 0 चाहिए, ये तो ठीक है। अब देखो इसको भी 0 बनाना है, यहां 1 बनाना है, बिल्कुल है, यहां पर कुछ भी नहीं करना है, इसको 0 बनाना है, ये भी 0 है। अब हमारी इसकी बारी है, देखो इसको हमें 1 बनाना है, क्या कर दें कि 1 बन जाए, बहुत आसान बात है। देखो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 में से 3 घटा दें, ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा कर दें कि R1 पर लिख दें और R1 में से 3 R2 घटा दें, ध्यान से समझो भाई, 3 R2 घटा दें, ये R2 है ना, इसमें हम 3 का अगर गुणा करें तभी तो 3 बनेगा, और इस 3 में से इस 3 को जब घटाओगे तो देखो 0 हो जाएगा, पक्की बात है। अब यहां से देखो हम लिख देते हैं, यहां समझो हमने क्या करना है, ये 1 है, 1 में से यहां पर अगर हम 3 का गुणा करें कोई फर्क नहीं, ये तो शून्य है, तो 1 का 1 मिलेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। यहां देखो ये इसमें 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, इस 3 में से 3 को घटाओगे 0 मिल जाएगा। यहां देखो ये 3 है, 3 में इसमें 3 का गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा, है ना, और 3 में से 0 को घटाओगे तो 3 बनेगा, ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें कुछ नहीं किया है, देखो 0 1 0 ज्यों का त्यों, 0 0 1, ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। इतनी बात ठीक है। चलो और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ, इधर भी बिल्कुल वही काम करना है। क्या करना है, इस R1 में से इसमें 3 का गुणा करके घटाना है, जब 3 का गुणा करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें 1 में से 0 घटा के हमें 1 मिलेगा, इसमें जब 3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, और ये 0 में से इस 3 को घटाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहां -3 हो जाएगा, 0 में से घटाओगे प्लस का 3 हो जाएगा। बस आगे कुछ हमने किया नहीं है, ना R2 पर ना R3 पर, तो 0 1 -1 और -1 0 1 ज्यों का त्यों रहेगा। इतनी बात तो ठीक है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं। अब देखो ध्यान दें, हमें जो बनाना था, देखो हम काफी हद तक पहुंच गए, 1 0 0 बनाना था, बन गया। 1 यहां 0 1 0 बनाना था, बिल्कुल बन गया भाई।
यहां हमें 1 बनाना है वो भी बन गया, यहां हमें 0 चाहिए वो भी बन गया। बस इस 3 को हटा दो। इस 3 को हटाने का मतलब क्या है, कैसे हटाओगे? देखो बहुत आसान है, इसमें हम 3 का गुणा कर दें और इस 3 में से इस 3 को घटाएं तो 0 आ जाएगा। सिंपल सा काम है। तो चलो यहां समझ लेते हैं, यहां हम लिख देते हैं इस चीज को। क्या करना है, R1 को रिप्लेस करना है। क्या करना है, R1 को रिप्लेस, और इस R1 में से हमें 3R3 घटाना है। इसमें हमें 3 का गुणा करना है। जब यहां 3 का गुणा होगा तब 3 में से 3 घट के ये 0 बनेगा। ठीक है बात कि नहीं? तो यहां से हमने क्या किया, R1 माइनस 3R3 में 3R3। ठीक, चलो भाई यहां लिख देते हैं। यहां पर समझो इसको क्या करना है, ये आपका 1 है और यहां से अगर हम 3 का गुणा करें तो 0 का 0 रहेगा और 1 में से इसको घटाओगे तो 1 मिल जाएगा। अब ये देखो है 1 और ये भी देखो 0 और ये भी 0, तो मतलब 0 रहेगा। यहां देखो ये 3 है और इसमें 3 का गुणा करोगे, इस 3 में से इस 3 को घटाओगे, यहां 0 मिल जाएगा। अब तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो 0 1 0 ज्यों का त्यों, 0 0 1 ज्यों का त्यों रखना है और यहां भी बिल्कुल वही काम करना है, जो यहां किया है वही यहां करना है। यहां देखो ये 1 है ना, 1 है और इसमें 3 का जब गुणा करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये 1 में माइनस का 3 जोड़ोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 और 1 4, आपको यहां पर 4 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब देखो ये आपका माइनस का 3 है, इसमें किसी का गुणा करो शून्य रहेगा तो -3 है ना, -3 ही रहेगा। यहां ये लिखा है 3 और यहां 3 का गुणा करोगे तो इसमें ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 मिल जाएगा। तो यहां पर हमें 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 0 लिख लें और इसके बाद R2 R3 को हमने कुछ भी नहीं किया है, तो 0 और 1 और -1 ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहां पर -1 0 और ये 1 ज्यों का त्यों रहेगा, ये अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? अब आप देख सकते हो कि यहां हमने जो हमारा जो एम था कि इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है, देखो ये आइडेंटिटी बन गया। तो ये आपका जब आइडेंटिटी बन गया तो ये हो गया I बराबर इसको लिख सकते हैं 4 - 3 0 और 0 1 माइनस का 1 और इसको -1 0 1 और ये आपके पास I। चलो इसको I को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, I इनवर्स हो जाएगा। I इनवर्स बराबर इसको लिख सकते हैं 4 - 3 0 और ये 0 1 -1, यहां पर -1 0 0 लिखेंगे और ये आपका देखो आंसर आ जाएगा। ये इनवर्स ज्ञात हो गया। ठीक है, हमें किसी प्रकार घुमा फिरा के ऐसा करना है कि इसको I बनाना है। ये जो हमारा A था उस A को हमें I बनाना है किसी तरीके से, चाहे गुणा करना पड़े, चाहे आपस में दोनों रो को जोड़ना पड़े, चाहे दोनों रो को घटाना पड़े, चाहे गुणा करने के बाद घटाना पड़े या गुणा करने के बाद जोड़ना पड़े, जो भी करना है हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि ये हमारा I बन जाए, ये आइडेंटिटी बन जाए। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्वयं में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का यदि बाय द वे कभी किसी कारण बस ये ना आया, हो सकता है, ये तो 100% गारंटी नहीं है कि यही आएगा, लेकिन वैसे तो आना चाहिए इसी को, और यदि नहीं आता है तो इसी जैसा कोई दूसरा प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, जरूर कंप्लीट कर लें। आगे देखो इसी का एक और सवाल देखो, तो आइए बच्चों देखो लिखा हुआ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करिए। वैसे तो ए इनवर्स ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका भी है जो कि सार्डिक में आपको पढ़ाया जाएगा। सार्डिक की विधि से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो अगर आपसे यह प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक संक्रिया विधि द्वारा इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो वास्तव में फिर इस विधि से ही ज्ञात करना होगा। ठीक है, जब ये कह दे ए इनवर्स ज्ञात करिए तब तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो, लेकिन यहां पर प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करिए तो आपको प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ही इनवर्स ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, यहां पर प्रारंभिक संक्रिया विधि के बाद यहां पर भी देखो दो विधियां हैं, एक तो पंक्ति रूपांतरण और एक स्तंभ रूपांतरण। यहां से ऐसा कुछ नहीं कहा है कि पंक्ति रूपांतरण से करिए या स्तंभ रूपांतरण से करिए, तो आप चाहे तो पंक्ति रूपांतरण से कर सकते हो, चाहे स्तंभ रूपांतरण से कर सकते हो। एक विधि देखो यहां पर, पहले हम यहां चलो पंक्ति रूपांतरण से बता देते हैं। पंक्ति रूपांतरण से इसका इनवर्स कैसे ज्ञात करोगे, देखो ध्यान से समझना है। हमने क्या करना है, पहले तो एक फॉर्मूला लगाना, स्टेप बाय स्टेप पूरी बात समझो। पहले तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, इसमें लिखना है A बराबर I A लिखना है। I का मतलब कोई सत्समक अवयव, आइडेंटिटी अवयव आपको लिखना है।
ठीक है। यहां पर जिस क्रम का ये अवयव दिया जाए, यहां पर 3 गुणे 3 क्रम का अवयव आपको दिया गया है। इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, 3 गुणे 3 कोटि का आपका अवयव है। तो अब हम 3 गुणे 3 कोटि का तत्समक अवयव आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। और किसी भी अवयव में अगर किसी तत्समक अवयव का गुणा कर देते हैं तो मान पे कोई फर्क नहीं होता, तो ए का ए बना रहेगा, बिल्कुल ए बराबर आई ए लिखने का मतलब बिल्कुल एकदम शुद्ध सही बात लिखी है। देखो ए को तो आपको लिखना है, ये जो दिया गया अवयव है वही लिखना है, 1 3 3 लिखना है। दूसरी वाली रो पर 1 4 3 लिखना है, तीसरी वाली रो पर 1 3 4 लिखना है। चलो बहुत अच्छी बात, बराबर का निशान लगाओ और यहां देखो आई लिखा है, इसको हम 1 0 0 लिखेंगे, 0 1 0 लिखेंगे और 0 0 1 लिखेंगे। यहां से देखिए ये आइडेंटिटी अवयव आपका हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनटू में ए ज्यों का त्यों लिखना है, इतनी बात ठीक है। अब बच्चों इसका हमारा इसको हल करने का मतलब देखो ध्यान दें, हम तब इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं जब हम इस ये वाला अवयव लिखा है जो लेफ्ट में लिखा है, इस लेफ्ट वाले अवयव को हम आइडेंटिटी बना लें। हम इतना कुछ ऐसा करें कि ये हमारा आइडेंटिटी बन जाए, बस ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो समझो फिर ए इनवर्स हमारा ऑटोमेटिक ये वाला पद ए इनवर्स हो जाएगा। अभी हम पूरी बात बताएंगे आपको, पहले इसको हमें आई बनाना है, बस ऐसा कुछ करना है। अब देखो हम इसको पंक्ति रूपांतरण से करेंगे। यहां देखो ध्यान दें, आई अगर बनाना है तो यहां पर क्या चाहिए, देखो आई का मतलब ये बनाना है, समझो ये जो यहां लिखा है ये कहां, यहां आ जाए, हमें ऐसा कुछ करना है, बस इतनी बात है। तो यहां पर देखो हमें एक बनाना है, समझो पहले ये इसको क्या कहते हैं, वास्तव में इसको देखो आपको पता है ना, ये इसको क्या कहते हैं, ये अवयव है A11, मतलब पहली वाली पंक्ति और पहले वाले स्तंभ का जो अवयव होता है इसको A11 कहते हैं। तो A11 को हमें 1 लिखना है, ठीक, इसको हमें 1 लिखना है। तो ये तो भाई है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब इसको देखो, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। इसका नाम बता दो क्या है भाई, इसका नाम बता सकते हो क्या है, इसका नाम है A21, मतलब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का जो कॉलम, पहले कॉलम का जो अवयव है उसको लिखते हैं A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो इसको भी हमें 0 बनाना है और ये भी आपका 0 बनेगा, ये 3A31 हो जाएगा, इसको भी 0 लिखना है, ठीक। ये बात की बातें हैं, कौन 3 1 है कौन क्या, अभी ये बहुत डिटेल आपको और बताएंगे। तो आपको ये करना है कि ये 0 करना है, ये 0 करना है और इसको 1 बनाना है। तो यहां तो 1 बना है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको 0 इसको 0 बनाना है। अब भाई इसको अगर 0 बनाना है तो क्या करना है, ये है क्या R2 है ना, R2 पर ये पहला अवयव 0 बनाना है। तो इसका मतलब है R2 में से अगर R1 घटा दिया जाए, देखो ये R2 है, ये R1 है, इस R2 में से इस R1 को घटा दें, 1 में से 1 घटाओगे देखो ये 0 हो जाएगा, हमें 0 चाहिए। आगे वाले पदों को मत देखिए, एक इसी पद को देखो, ये हमें इस अवयव को देखो, इस अवयव को 0 चाहिए। तो ये R2 में से R1 घटाओगे ये 0 मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक। यहां भी हमें 0 चाहिए, तो ये R3 है, R3 में से हम क्या करेंगे, R3 में से R1 घटाएंगे, ये भी 0 मिल जाएगा। देखो इतनी बात ठीक है। इन दोनों क्रियाओं को, दोनों संक्रियाओं को, दोनों ऑपरेशनों को यहां लिख देते हैं। कैसे लिखोगे देखो समझो, R1 पर हमने कुछ भी नहीं किया है, 1 3 3 ज्यों का त्यों रखना है, ज्यों का त्यों रखना है। अब ये देखो R2 है और इस R2 में से इस R1 को घटाना है। तो देखो 1 में से 1 घटाओगे 0, 4 में से 3 घटाओगे ये 1 मिल जाएगा, ये 3 में से 3 घटाओगे देखो ये 0 मिल जाएगा। याद करना है, यहां पर लिखना है R2 पर, ये R2 लिखना, R2 को रिप्लेस किया है R2 माइनस R1 से, इस R2 को हम बदलना चाह रहे। अब यहां देखो R3 को बदलना चाह रहे, R3 में से R1 घटा के लिखना है। तो अब ये R3 पर लिखना है, यहां पर लिखना है, ये 1 है, 1 में से 1 घटाओगे 0, 3 में से 3 घटाओगे 0, 4 में से इस 3 को घटाओगे 1। बहुत अच्छी बात है, इतनी बात ठीक है। चलो इसके आगे वाले यहां पर भी आपको क्या करना है, देखो ध्यान दें, R1 पर कुछ नहीं करना है, 1 0 0 ज्यों का त्यों रखना है, R1 पर नहीं करना है। R2 पर करना है, क्या करना है, R2 को रिप्लेस करना है, कितना करना है, R2 में से R1 घटा के, मतलब इसमें से इसको घटाना है, 0 में से 1 घटाना है, -1 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाना है 1 हो जाएगा, 0 में से 0 घटाना है 0 हो जाएगा। इतनी बात बिल्कुल ठीक। अब R3 में से R3 को रिप्लेस करना है, R3 में से R1 घटाना है, ये है R3 और ये है R1। तो ये 0 में से घटाना है -1, तो यहां पर -1 मिलेगा।
जीरो में से जीरो घटाना है, जीरो हो जाएगा। एक में से जीरो घटाना है तो एक मिलेगा। ये ए आपको ज्यों का त्यों रखना है। इतनी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलो और आगे देखो, अब हमें करना क्या है, देखो इसको जीरो बनाना है और इसको भी जीरो बनाना है। एक एक को बनाओ भाई, दोनों इकट्ठे बनाओगे भूल जाओगे। एक को जीरो बनाना है इसको, तो यदि इसको जीरो बनाना है तो देखो बन सकता है बिल्कुल, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, ये R2 है ना, R2 में 3 का गुणा करेंगे और इस 3 में से इस 3 को घटाएंगे तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो अब हमने यहां पर देखो आगे वाला स्टेप यहां लिख लेते हैं। ठीक है, यहां समझो हमने क्या करना है, ये है R2 और इस R2 में से ये R1 है, ये R1 है, इस R1 में से इसको घटाना है 3 का गुणा करके। देखो ध्यान दें, हमें रिप्लेस करना है R1 और R1 में से घटाना है 3 R2। यहां समझो बात, ठीक, ये R2 है, इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, और इस 3 में से इस 3 को घटाओगे तो जीरो मिल जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। अब चलो यहां पर हम लिख देते हैं, ये है 1 और इसमें यदि हम 3 का गुणा करेंगे, शून्य में 3 का गुणा करेंगे शून्य रहेगा, तो 1 में से इस शून्य को घटा दो, शून्य हो जाएगा। यहां ये 3 है, इसमें 3 का गुणा कर दें तो इस 3 में से इस 3 को घटाओगे कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहां ये 3 है, इसमें 3 का गुणा करें तो शून्य में तो 3 का गुणा शून्य रहेगा। 3 में से शून्य घटा दो 3। ठीक, R2 पे कुछ नहीं किया, R3 पे कुछ नहीं किया, R2 ज्यों का त्यों लिख दें, 0 1 0 और ये भी ज्यों का त्यों 0 0 1। इतनी बात ठीक है भाई, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो, यहां भी बिल्कुल वही काम करना है, R1 को रिप्लेस करना है R1 माइनस 3 R2 से। तो यहां पर देखो, इसमें हमें क्या करना है, 3 का गुणा करना है और इसमें से घटाना है, तो ये है 1 और इसमें जब 3 का गुणा हमने कर दिया तो माइनस का 3 हो गया, है ना। ये 3 का गुणा इसमें जब करोगे, -1 में 3 का गुणा -3 हो जाएगा। तो 1 में से हमें घटाना है माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं। तो 3 और 1 क्या लिखोगे, यहां 4, आपको यहां क्या मिलेगा, 4। इतनी बात ठीक है। इसमें से घटाना है -3 को, तो घटाने का मतलब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 0 में से घटाना है कितना, 3। यहां पर चूंकि 3 का गुणा कर रहे हैं ना हम, तो 0 में से घटाना है 3 मतलब -3 और ये आपका 0 में से 0 0 मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद ये कुछ भी नहीं करना है, ज्यों का त्यों आप लिखोगे। देखो ये माइनस का 1 1 और ये 0 और ये भी ज्यों की त्यों रो लिखी जाएगी, -1 0 और आपका ये 1 और यहां से देखो ए लिख रहे हैं। इतनी बात ठीक है, कितनी बात ठीक है। अब केवल एक बात रह गई कि यहां भैया हमें और एक मिल, ये 0 हो जाए। यदि ये 0 हो जाता है तो समझो फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगा। हमें क्या चाहिए होता है, थोड़ी यहां पर देखो, ये 0 है, ये 0 की जगह 1 है ना, ये देखो, है ना, ये 1 है। क्लियर बात। चलो इसके बाद देखो, समझो वो ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहां पर 0 बनाना है। तो यदि इसको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझो, इसको 0 बनाना है तो निश्चित रूप से हमें R1 को फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा और R1 में से अगर 3 R3 घटा दिया जाए तो बिल्कुल एकदम बात ठीक है, इसमें 3 का गुणा कर लें, ये 3 बन जाएगा और इस 3 में से 3 को घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो बस ये देखो, आपको 1 का 1 ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये यहां पर 3 का गुणा करें तो ये तो 0 का 0 रहेगा। 1 में से इस 0 को घटाओगे 1 रहेगा। यहां भी देखो, ये 0 में से 0, ये का त्यों 0 रहेगा। ये है आपका 3, इसमें 3 का गुणा करोगे 3 एकम 3 और इस 3 में से इस 3 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये ज्यों का त्यों 0 और ये आपका 1 और ये 0, यहां भी 0 0 1 लिखोगे ज्यों का त्यों और बराबर। अब देखो यहां भी हमें वही काम करना है, ये आपका है 4 और यहां से इसमें हमें गुणा करना है -3 से। तो जब -3 से यहां गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और जब घटाओगे प्लस का 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां देखो -3 है, इसमें किसी का भी गुणा करो 0 रहेगा, तो ये -3 का -3 रहेगा। ये है आपका 0 और इसमें जब 3 का गुणा करोगे तो 3, ये आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, 0 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो इसको नहीं बदलना है, -1 1 0 ज्यों का त्यों, -1 0 1 ये भी ज्यों का त्यों, ए आपका ये ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये तो आई बन गया, इसको हम आई लिख लें, बराबर का निशान लगाएं, 7 -3 -3 -1 1
और ये 0, ये माइनस का 1, 0, 1 आपको लिखना है, ये आई। ठीक, अब आप देख सकते हो इस ए को इधर ले आओगे तो इसको ए इनवर्स आपको लिखना है। बस ए इनवर्स बराबर ये आपका देखो 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 और 1 0 माइनस 1 0 1, ये देखो इसका ए इनवर्स ज्ञात हो गया। ठीक है, बस किसी भी प्रकार हमें क्या करना है, किसी भी प्रकार इसको आई बनाना है। क्या जोड़ें क्या घटाएं ये मैटर नहीं करता, जो इधर जोड़ो घटाओगे वही इधर करना है। ठीक है, दोनों साइडों पर एक ही ऑपरेशन करना है कि किस रो से किस रो को जोड़ो। देखो एक बात हमने बताया कि आप विशेष याद रखें कि यदि हम किसी भी प्रश्न को हल करने में अगर हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, रो ऑपरेशन का मतलब पंक्तियों में अदला बदली कर रहे हैं, पंक्तियों में जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमें पूरे प्रश्न में फिर रो ऑपरेशन ही करना है, कॉलम ऑपरेशन नहीं करना है। यदि कॉलमों को जोड़ घटा के इधर का उधर कर रहे हो तो फिर पूरे प्रश्न में कॉलम ऑपरेशन करना है, एक ही बात करनी है, दोनों मिक्स नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा प्रश्न। तो ये आपको देखो हमने पंक्ति रूपांतरण से बताया कि पंक्तियों का रूपांतरण कर दें। अक्सर प्रश्न में एक ही प्रोसेस आती है, ये लिखी हुई आती है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करिए। तो आप जिस विधि से करना चाहो आप कर सकते हो, चाहे तो आप पंक्ति रूपांतरण से अथवा स्तंभ रूपांतरण से। तो एक विधि याद रख लीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये पंक्ति रूपांतरण आप याद कर लीजिए। ठीक है, कि पंक्तियों को जब बदलते हैं आपस में इधर का उधर जोड़ते घटाते हैं, बस इस प्रकार से जोड़ा घटाई कर दें कि ये आपका आइडेंटिटी बन जाए। देखो ये आपका यहां पर आइडेंटिटी बन गया, और बस जब आइडेंटिटी बन जाएगा तो ये जो अवयव बन के तैयार होगा इसी को हम ए इनवर्स कहेंगे। ठीक है, इतना काम है, तो इसको नोट कर लें, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बच्चों, कुछ 4 प्रश्न इस प्रकार से हैं कि आप इन्हें खुद कर सकते हो, बड़े आराम से कर भी सकते हो। देखो यहाँ पर ए अवयव एक बी अवयव आपको दिया गया है, और इसकी मदद से हमें क्या करना है, ये जो हमने बताया था, जो प्रॉपर्टी आपकी है ना, जो प्रॉपर्टी ए इंटू बी का डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, एक प्रश्न भी हल करवाया था। बस उसी प्रकार से इसको आपको यहां पर सॉल्व करना है, आप खुद करोगे। इसी प्रकार देखो यहां से एक अवयव ए आपको दिया गया है, इसमें ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई दिया गया है, तो बस x इंटू एक्स वाई जेड तीनों की हमें यहां पर वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज के साथ में ए का मल्टीप्लाई करेंगे और आई के बराबर लिखेंगे। आई का मतलब इसको तत्समक अवयव 3 गुणे 3 कोटि का आपको लिखना है। ठीक है, और फिर दोनों के संगत अवयवों को बराबर करके हम समीकरण बनाएंगे, उनको हल करके एक्स वाई जेड के मान हमें मिल जाएंगे। ठीक है, और ये देखो प्रारंभिक रूपांतरण से हमें क्या करना है, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, और उसी प्रकार का एक आपका ये 2 प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों 4 प्रश्न, इनको भी आप साथ साथ खुद कंप्लीट कर लें, ये आपके लिए आज होमवर्क है। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर से यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो मेरे ख्याल से परीक्षा के लिए आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, अच्छे से तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बताए हमने सवाल, इनको आप अच्छे से घर पे अच्छे कंप्लीट करोगे, बढ़िया से। दोबारा से एक बार में अगर कोई चीज समझ में ना आती है तो दोबारा उस चीज को जरूर पढ़ें। ठीक है, मजेदारी से एकदम पूरा कंप्लीट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे आगे वाले लेक्चर में हम आपको सार्डिक का पूरा वन शॉट देंगे, पूरा एक बार में सार्डिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लाइक ना किया हो तो जरूर कर लें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है बच्चों, ये अब हम लोग बहुत ही नज़दीक 10K के अबाउट पहुंचने वाले हैं, तो भाई अपना परिवार बढ़े तो आपको बड़ी खुशी वाली बात है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।